हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे बजट रिसीट्स के बारे में। तो बजट रिसीट्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो बजट रिसीट्स रिफर टू द एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो उसको एस्टिमेटेड मनी कहाँ पर से, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट होने वाली है, इसीलिए लिखा हुआ है फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ठीक है, तो एक फिस्कल ईयर के दौरान गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम्स जहां से उसको जनरेट हो सकती है उसको बोलेंगे बजट रिसीट्स। तो बजट रिसीट्स के दो पार्ट होंगे, एक होगा रेवेन्यू रिसीट और एक होगा कैपिटल रिसीट। लेकिन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है, रेवेन्यू का मतलब होता है रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। जो रेगुलर, हमेशा और बार बार होने वाली चीजें रेवेन्यू नेचर की कहलाती हैं। तो इसका मतलब दोज रिसीट्स विच नीदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी nor causes any reduction in the asset of the government is considered as revenue receipt। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको डेफिनेशन में जरूर इंक्लूड करके आना है और ये हो सकता है कि रीजन और असर्शन में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कि क्या होगा। फर्दर अगर हम देखें कि रेवेन्यू रिसीट्स केवल उन्हीं रिसीट्स को बोल सकते हैं जो दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही हो। वो ना तो आपकी लायबिलिटी बढ़ा रही हो, ना आपके एसेट्स को डिक्रीज कर रही हो। ठीक है, लायबिलिटी को इंक्रीज करना मतलब बोरोइंग्स ले लेना, आपके पास पैसा तो आ गया लेकिन आपने कहीं ना कहीं लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। एट द सेम टाइम अगर आपने एसेट्स को बेच के पैसा लिया हुआ है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके किया हुआ है तो वो भी आपका रेवेन्यू रिसीट नहीं मानी जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज जो आपके रेगुलर और रिकरिंग होगी उसको हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स बोलेंगे। नाउ रेवेन्यू रिसीट्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि उसका जो रेगुलर और रिकरिंग फ्लो ऑफ इनकम है वो कहां से आ रही होती है। तो सोर्सेज आर टू टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपकी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब कि टैक्स आपका गवर्नमेंट लगाती है, इट इज अ कंपल्सन, इसको डिवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और इससे हम लोग एस्केप नहीं हो सकते। डायरेक्ट टैक्स का मतलब यह है कि जिस पे वो इंपोज हुआ है और जिसको वो और जो उसको पे ऑफ करेगा वो एक ही पर्सन है, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट टैक्स है। ऐसे टैक्सेस जिस पे वो इंपोज हुआ है लेकिन वो उसको पे ऑफ नहीं कर रहा है तो वो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट होना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं आपकी स्क्रीन में प्रॉम्प्ट करवा रहा हूं, आप इसके पॉइंट्स को डिफरेंशिएट जो भी पॉइंट है वो अच्छी तरह से देखिए। नाउ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हम लोग एक चीज जानते हैं कि ये प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी हमारे टैक्सेस रेट्स भी ज्यादा आएंगे। तो इसके हमारी कैटेगराइजेशन होती है द इनकम अर्न बाय द पर्सन, तो इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स। और इनडायरेक्ट को तो हम लोगों ने सबको क्लब करके एक ही बना दिया है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। सो लेट्स सी टैक्स रेवेन्यूज क्या है। सबसे पहले हमारा है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब कि जो भी हम लोगों ने लोन दिया हुआ है, लोन हो सकता है कि हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दिया हो सकता है, म्यूनिसिपैलिटीज को दिया हो सकता है या फिर लोकल गवर्नमेंट को दिया हो सकता है। वहां पर से जब हम लोगों को इंटरेस्ट रिसीव होगा तो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू बनता है। हो सकता है कि हम लोगों ने दूसरी गवर्नमेंट को भी दिया हो। फोर फीचर्स भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। फोर फीचर्स का मतलब जब कोर्ट किसी को पेनलाइज करती है, उसको बोलेगी कि पेनल्टी पे करने के लिए, और उसको बोला जाता है फोर फीचर। जब वो कुछ ना कुछ कंप्लाइंसेस पूरा ना कर पाए कोर्ट के ऑर्डर्स की, तब जो हम लोग उसको जब्त करेंगे, जो भी चीज उस पर इम्पोज करेंगे उसको बोलेंगे फोर फीचर्स। प्रॉफिट अर्न थ्रू पीएसयू, जैसे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हमारी हैं वहां पर से जब प्रॉफिट अर्न होगा गवर्नमेंट को तो वो भी आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू बनता है। लाइक हमारा रेलवेज हो गया, एलआईसी हो गया, बीएचईएल हो गया एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखते हैं फीस। ये फीस हमारी है जस्ट लाइक टैक्सेस। जैसे टैक्सेस को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता वैसे फीस को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अगर हम लोग उन सारी चीजों को, सर्विसेज को ऑप्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उस फीस को जरूर पे करना पड़ेगा। वो कौन सी होती है? अगर हम कोर्ट की फैसिलिटी ले रहे हैं तो कोर्ट फीस नाम से होता है। रजिस्ट्रेशन फीस गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है अगर हम किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं। एंड इंपोर्ट फीस भी इसी का पार्ट होता है। नेक्स्ट लाइसेंस फीस की अगर हम बात करें तो लाइसेंस फीस का मतलब यह है कि अगर हम लोग कोई भी गन या फिर कुछ भी पजेस कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता है। या फिर अगर व्हीकल की बात करें तो ऑल इंडिया परमिट नाम से एक हमारा लाइसेंस होता है, तो वो लाइसेंस फीस भी गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। फाइन एंड पेनल्टीज, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट आपसे फाइन लेती है वो भी आपका फाइन एंड पेनल्टीज में आता है। याद रखिएगा, इट इज नॉट
पार्ट ऑफ टैक्स, ये टैक्स से अलग है, दीज आर फाइन एंड पेनल्टीज। नेक्स्ट देखेंगे एस चीट्स। एस चीट्स का मतलब यह है कि जब गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसका कोई लीगल हायर नहीं है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन है विदाउट एनी विल वो अपनी प्रॉपर्टी वैसे ही छोड़ के चला गया, तो उस प्रॉपर्टी को क्लेम केवल और केवल गवर्नमेंट करती है, ये उसका एस चीट्स है जिसको बोलेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट गिफ्ट एंड ग्रांट्स, ये कभी कभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों को गिफ्ट्स मिल जाती है, ग्रांट मिल जा सकती है, लाइक अगर फ्लड हो गया, हमारे ड्रॉट्स हो गए हैं, कुछ ऐसी आपत्ति आ गई है तो वहाँ पर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को ग्रांट्स मिलती है। गिफ्ट्स भी कभी कभी दूसरी गवर्नमेंट या फिर हमको दूसरी एजेंसी से हम लोगों को मिलते रहते हैं, तो ये है उसके नॉन टैक्स रेवेन्यू। आप जल्दी से उसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैपिटल रिसीट्स के बारे में। तो चलो बच्चों देखते हैं अब कैपिटल रिसीट्स के बारे में। ऐसी रिसीट्स जो आपकी नॉन रिकरिंग है या फिर जिसको बोल सकते हैं नॉन रूटीन है, ना तो ये रोज रोज होगी ना ये बार बार होगी, ऐसी रिसीट्स को बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स। और ऐसी रिसीट्स के दो बड़े इंपॉर्टेंट नेचर होते हैं, वो ये कि ये कैपिटल जो रिसीट होती है वो लाइबिलिटी को भी इंक्रीज कर रही होती है और कहीं ना कहीं आपके एसेट्स को भी डिक्रीज कर रही होती है। तो जब ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करेगी तब इसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स। दोज रिसीट्स विच ईदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी और कॉजेज एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, तब इसको बोला जाएगा कैपिटल रिसीट। और ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी रीजन असेसन या फिर एमसीक्यूज के लिए। नाउ अब देखते हैं कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं। तो पहला सोर्स हम लोग देखते हैं कि रिकवरी ऑफ लोन्स। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, म्यूनिसिपल्स को लोन देने का काम करती है, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो भी है लोकल गवर्नमेंट को भी लोन प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर वहां से उन लोगों को सोर्स जनरेट हो रहा है, मतलब वहां से वो वापस आ रहा है, वो लोन रिकवरी हो रही है, तो उसको बोलेंगे इट इज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो हम लोग कैटेगराइज करेंगे कैपिटल रिसीट के अंदर। याद रखना कि रिकवरी ऑफ लोन आपके एसेट्स को डिक्रीज करेगी, तो मैं यहां पर कुछ लिख लेता हूं कि आपके एसेट्स को डिक्रीज कर रही होगी, इट डिक्रीजेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब कि उधार मांगना। जब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल जो रेवेन्यू रिसीट से गवर्नमेंट अपनी पूरी की पूरी एक्सपेंडिचर को फुलफिल नहीं कर पा रही होती है, तब गवर्नमेंट एक स्टेप आगे जाती है और अपने सोर्सेस से देखती है कि कहां पर से वो लोग पैसे को ले सकते हैं। अब उसके पास एक टूल होता है जिसको बोलते हैं बोरोइंग्स। तो वो बोरोइंग्स कर सकती है ओपन मार्केट में जाके। ओपन मार्केट मतलब पब्लिक से डिमांड कर सकती है कि हम लोगों को पैसा दीजिए, तो पब्लिक के पास जा सकती है पैसा मांगने के लिए गवर्नमेंट थ्रू वेरियस स्कीम्स। नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई से डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मांग सकती है क्योंकि वो गवर्नमेंट का पर्सनल बैंक ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा मांग सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक यूएसए, यूके या फिर रशियन गवर्नमेंट से। नेक्स्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पैसा मांग सकती है, दैट इज वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वो बोरो कर सकती है। बोरोइंग्स विल क्रिएट योर लाइबिलिटी, तो मैं यहां पर को लिख देता हूं कि ये लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। बोरोइंग्स विल इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा होती है हमारी अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ पीएसयूज। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसको वो डिसइन्वेस्ट करेगी, मतलब वो प्राइवेट्स को बेचने की तरफ जाएगी। जब जब उसका स्टेक बेचा जाएगा तो वो आपकी क्या करेगा, वो आपके असेट्स को डिक्रीज करेगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका स्मॉल सेविंग स्कीम्स। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, जो भी आम जनता है जब अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करती है तो वो उसका कैपिटल रिसिप्ट बनती है। लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, ये कुछ स्कीम्स होती हैं जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर कैटेगराइज होती हैं। जब यहाँ पर कोई डिपॉजिट हो रहा होगा तो ये उसकी कैपिटल रिसिप्ट होगी। और पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास अगर जमा है तो इसका मतलब वो क्या है, लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो लाइबिलिटी को बढ़ाएगा। ये बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल द थिंग्स, ये तो आपको याद रखना ही है, और बाकी चीज याद रखनी है कि इससे हमारा होगा क्या। तो अगर मैं देखूं कि डिसइन्वेस्टमेंट से आपका क्या होगा, अदर सोर्सेस हमेशा एसेट्स को नहीं डिक्रीज करेंगे। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि हमारे जो एसेट्स हैं
वो डिक्रीज हो जाएंगे। स्मॉल सेविंग स्कीम से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, बोरोइंग से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, रिकवरी ऑफ लोन से हमारे एसेट्स डिक्रीज होंगे। तो ये है आपके कुछ सोर्सेज और ये हम लोगों ने देखा। तो आप इसको जल्दी से रिकॉर्ड करिए और बुक की लैंग्वेज में मैं आपको साथ साथ यहाँ पर को प्रॉम्प्ट करवाता हूँ, जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन करिए। तो आज हम लोगों ने बजट रिसीट्स के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सपेंडिचर बजट के बारे में जानेंगे या फिर बजट एक्सपेंडिचर के बारे में जानेंगे। तो अल्टिल देन स्टडीज।